हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज में एलसीआर सर्किट है। ठीक है, जैसा कि सिलेबस से आपका एलआर सर्किट, आरसी सर्किट ये नहीं है। अब खाली जो एक एक्सप्लेनेशन है उसमें भी फेज़र डायग्राम एक्सप्लेनेशन है एलसीआर सर्किट का। ठीक, तो हम एलसीआर सर्किट की बात करेंगे आज कि एलसीआर सर्किट में क्या क्या होता है और कैसे कैसे करंट का और वोल्टेज का बिहेवियर चलता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एलसीआर सर्किट होता क्या है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं कि जैसा हमारा डायग्राम, जो सर्किट डायग्राम है उसमें हमने तीन चीज़ें कनेक्ट कर भी रखी हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ क्या है हमारी, ये है हमारी इंडक्टर है। ठीक, ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा रजिस्टर है। ठीक, उसमें क्या है कि हमने तीनों को ही कैसे लगा रखा है, इन तीनों चीज़ों को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा रखा है। और हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आई जो है हमारा वो सेम रहता है और वी जो होता है हमारा वो अलग होता है, यानी कि डिफरेंट होगा। तो हमने तीनों के अक्रॉस देखा कि वोल्टेज जो है अलग अलग है। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैंने रेस्पेक्टिव मान लिया उसी का VL, और कैपेसिटर के अक्रॉस मान लिया VC, और रजिस्टर के अक्रॉस मान लिया VR। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं तीनों सर्किट में, हमने इंडिविजुअल सर्किट जो पढ़े तो उसमें देखा L के केस में वोल्टेज जो है आगे चलता है, VL जो है आगे रहता है किससे, करंट से। कैपेसिटर के केस में करंट आगे चलता है, तो कैपेसिटर के केस में करंट आगे चलता है तो हमने ये बना दिया डायग्राम, करंट को आगे दिखाना है, वोल्टेज को पीछे दिखाना है। ये हो गया हमारा VC और ये हो गया हमारा करंट। और रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों ही सेम लाइन में होते हैं। ठीक, तो I और V जो होंगे हमारे सेम फेज में होते हैं रेजिस्टेंस के केस में, और बाकी दोनों के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस रहता है, वो कि 90 डिग्री होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको मेंशन भी कर रखा है, आप इन लाइन में पढ़ सकते हैं कि किसके केस में कौन आगे है। तो जैसा कि सबसे पहले दे रखा है, कैपेसिटर की वजह से जो होता है करंट लीड करता है 90 डिग्री, और वो इंडक्टर की वजह से वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, ये सर्किट डायग्राम हमने देख लिया। वैसे हमारे सिलेबस में जो है वो फेजर डायग्राम है, तो फेजर डायग्राम के थ्रू हम देख रहे हैं अब। तो ये हमारा फेज डायग्राम है। देखिए जैसा कि हमने दिखा रखा है, VL जो है हमारा 90 डिग्री आगे चल रहा है इस करंट से, और VC जो है हमारा 90 डिग्री पीछे चल रहा है इस करंट से, और VR जो है हमारा करंट वाली ही लाइन पर है। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि हमने एज्यूम कर लिया है, हमने एज्यूम किया है क्या, कि जो हमारा VL है ग्रेटर देन है किससे, VC से। तो अब रिजल्टेंट जो है वो जाएगा भी किधर की साइड से, VL की साइड से होगा। मैंने मान लिया ये रहा आपका रिजल्टेंट, जिसको मैंने कंसिडर कर लिया एक तरह से VS या VR, जो भी आप लिख सकते हैं, VL भी VR भी कुछ भी लिख सकते हैं, मगर VR लिख देंगे तो ये रेस्पेक्टिव हो जाएगा इसका, इसलिए नहीं लिख रहे, हम इसे V लिख लेते हैं खाली। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, हमने रिजल्टेंट मान लिया, तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये क्या रहने वाली है, VL माइनस VC, क्योंकि नीचे कुछ VC है और ऊपर VL है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा वो वैल्यू ये हो जाएगी आपकी। अब क्या है, जैसा कि हमने दिखा भी रखा है, देखिए यहाँ पर हमने दिखा रखा है VL माइनस VC। अब इसमें हमने क्या किया, अब हमें इस रिजल्टेंट VS की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, सबसे लंबी साइड का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम इसी तरीके से लिखी जाएगी, जैसा कि हम यहाँ देखिए आगे शो कर रहे हैं। ये हो गया हमारे सबसे लंबी साइड का स्क्वायर V स्क्वायर, ये हो गया हमारे बेस का स्क्वायर, और ये हो गया हमारे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें क्या है, हमने रेस्पेक्टिव वैल्यू रख दी। तो आपने जैसा कि डायग्राम में देखा, ये जो था ये तीन चीज़ों का रिजल्टेंट आया था, इसीलिए इसे रेजिस्टेंस ना बोल करके हम इसको नया नाम देते हैं क्या, इम्पीडेंस। ठीक है,
अब इस इम्पीडेंस इसे इम्पीडेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसलिए हम इसे खाली रेजिस्टेंस ना बोल करके इम्पीडेंस नाम देते हैं। अब हमने वी आर का रेस्पेक्टिव क्या लिख लिया, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर होता है, आई आर का होल स्क्वायर कर दिया। वी एल की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि आप जानते हैं वी एल जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर है, और इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्सएल होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर आई आर की वैल्यू क्या हो गई, आई एक्सएल, और ऐसे ही कैपेसिटर की हो गई आई एक्ससी। हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है। आपने पूरी इक्वेशन से आई कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगा, आई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू, पूरे में से आई कॉमन लिया आपने, तो क्योंकि आपको दिख रहा है सब स्क्वायर हैं इसलिए आई स्क्वायर बाहर जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, जिसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब हमने इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यू भी रख दी, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, और एक्ससी की वैल्यू क्या होती है, 1 ओमेगा सी, जहां पर ओमेगा हमारा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारा आ गया किसका फॉर्मूला, इम्पीडेंस का फॉर्मूला आ गया। अब कुछ आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जेड की वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट लिखनी हो तो आप अंडर रूट में भी करके लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम स्पेशल केसेस की बात करेंगे, फेज डिफरेंस की बात करेंगे। फेज डिफरेंस क्या होता है भाई, फेज डिफरेंस टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा आप कैसे निकाल सकते हैं, फेज एंगल आपने ये निकाला, टेन थीटा बराबर क्या होता है, आपको भी पता है, टेन थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना था, परपेंडिकुलर आपने देखा, अभी देखा आपने फेज डायग्राम में, वी एल माइनस वी सी था, जैसा कि मैं आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, वी एल माइनस वी सी था, और आपका बेस कितना था, बेस आपका वी आर था। तो ये रहा वी आर की वैल्यू, देखिए जैसा कि ये वी आर है, गलत हो गया है थोड़ा, यहाँ पर वी आर कर लीजिएगा इसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमने इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यू रख दी, इसकी क्या होती थी आई एक्सएल, इसकी आई एक्ससी, इसकी आई आर, तो ऊपर से हमने आई कॉमन ले लिया, नीचे भी आई है, आई से आई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर इक्वल टू क्या बचा, हमने फिर से उनके रेस्पेक्टिव फॉर्मूले लिख दिए, ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी। तो आपका ये क्या हो गया, फेज एंगल हो गया। अब इसमें हम तीन डिफरेंट केस की बात करेंगे कि क्योंकि हमने अभी तीन सर्किट तो पढ़े नहीं, जिसमें पहला हमारा सर्किट था आरएल सर्किट, दूसरा आरसी सर्किट, और तीसरा एलसी सर्किट। तो हमारे पास तीन सर्किट थे, अब उन तीनों को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं इसी में कि कैसे कैसे देखे जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने तीन स्पेशल केस बना रखे हैं, कैसे पहचानेंगे हम, है ना, उसके लिए। तो स्पेशल केस नंबर 1 है, जिसमें हम देख रहे हैं एक्सएल बड़ा है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। तो इस केस में क्या होगा, देखिए जब एक्सएल आपका बड़ा हो जाएगा एक्ससी से, तो ओमेगा एल भी बड़ा होगा 1 ओमेगा सी से। इसका मीनिंग जो है ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी, ये कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। ये वैल्यू अगर आपकी मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, तो आप भी जानते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम इक्वल टू पॉजिटिव ही आना है आंसर। तो देखिए जैसा कि पहली लाइन में हमने यही लिख रखा है कि इस केस में जो आपका रिएक्टेंस रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो कैसी आएगी, आपकी पॉजिटिव आएगी। दूसरी केस क्या, इस केस में क्योंकि देखिए ओमेगा एल बड़ा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आपका जो फेज डिफरेंस है वो भी पॉजिटिव आएगा। कैसे, जरा इधर देखिए, टेन थीटा बराबर क्या है आपका, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, या कह दो एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो भाई जब ये चीज पॉजिटिव है तो आपका टेन थीटा भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस की तरह बिहेव करेगा पूरा सर्किट, और यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा माना जा रहा है, तो यानी कि सारी वैल्यू उसी के हिसाब से आएंगी, तो आपका फेज डिफरेंस भी पॉजिटिव आएगा। अब इस केस में क्या है कि आपने देखा जो आपका C है वो बहुत छोटा माना जा रहा है। अगर हमने C को छोटा माना है, XC को बहुत छोटा माना है, तो इस केस में सर्किट जो है बिहेव करेगा किसकी तरह, LR सर्किट की तरह। C का कोई रोल नहीं रह जाएगा, यानी कि ये C खत्म। तो बहुत माइनर चेंज करेगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पर नेग्लेजिबल मान रहे हैं। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, जब सर्किट हमारा LR है, तो आप भी जानते हैं सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा
वो लीड तो नहीं कर सकता, क्योंकि अब इंडक्टर का रोल आ गया। इंडक्टर के केस में आप भी जानते हैं वोल्टेज हमेशा आगे चलता है, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, लैग होगा, यानी कि करंट पीछे चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, जो हमारा इंपिडेंस है जेड की वैल्यू जो आएगी, ये आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आप भी समझ पा रहे होंगे, जब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो z की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, बड़ी आएगी, क्योंकि r की वैल्यू अगर मान लीजिए 10 है प्लस उसमें आप एक भी जोड़ते हैं तो आपको भी पता है वैल्यू जो है इससे कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी, तो z की वैल्यू जो है वो r से कुछ बड़ी ही आएगी, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, आपका जो z है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इस केस में जो आपका पीक वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आपका पीक वोल्टेज इस केस में घट जाएगा, क्योंकि इंपीडेंस बढ़ गया, और इंपीडेंस भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, तो जेड के इंक्रीज हो जाने पर आपका करंट जो है डिक्रीज हो जाएगा। अब सेकंड केस क्या है, जल्दी से सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, हमारा एक्सएल और एक्ससी बराबर है, यानी कि दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी, यानी कि एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल टू कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल टू 0 आने वाला है, और इस कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन कहते हैं भाई, रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। इस केस में क्या होता है, हमारा एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा z की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आने वाली है, r के बराबर आने वाली है। आप फॉर्मूले में z के फॉर्मूले में रख के देखिए, एक्सएल और एक्ससी को 0 रख देंगे तो z बराबर क्या आ जाएगा, r, जो कि क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर z मिनिमम है, अभी आपने देखा z अगर घट गया तो करंट आपका बढ़ जाएगा। तो देखिए लास्ट लाइन जो आपकी लिखी है आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेंशन, देखिए यहाँ पर मेंशन कर रखी है, यानी कि यहाँ पर पीक वैल्यू करंट की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इंपिडेंस है वो z के बराबर है और जो कि मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, इससे यानी कि हमारा करंट जो है बढ़ जाएगा मगर z जो है घटा है, क्योंकि, और इस केस को हम प्योरली रजिस्टिव भी कहते हैं, क्योंकि z जो आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, r के बराबर आ रहा है। और यहाँ पर फेज डिफरेंस आप देख सकते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि आप ऊपर वाली चीज़ 0 रख देंगे, 0 अपॉन कुछ भी 0 ही रहता है, तो tan फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि फेज डिफरेंस आपका यहाँ पर 0 होने वाला है, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। वैसे रेजोनेंस कंडीशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका ये होता है, f इक्वल टू रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी FR कर देते हैं 2 पाई अंडर रूट LC, ये फॉर्मूला होता है। एक्सएल बराबर XC आप पुट करके देखेंगे, और एक्सएल की जगह ओमेगा L 1 अपॉन ओमेगा C, और ओमेगा की जगह 2 पाई F, और L ये पहले से ही है 2 पाई FL, और यहाँ पर 2 पाई FC। F इंटू एफ क्या हो जाएगा, F स्क्वायर हो जाएगा, LC एक साथ हो जाएंगे, और 2 पाई कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर। जब अंडर रूट लेंगे तो आपका फॉर्मूला ये डिराइव हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है, अब हमारा समझ गए होंगे कि नेक्स्ट केस में क्या होने वाला है, हमारा XL जो है ग्रेटर देन लेस देन है XC से। जब हमारा XL जो है छोटा है तो आप भी समझ रहे होंगे कि ये चीज़ आपकी नेगेटिव आएगी, XL माइनस XC, और XC बड़ा है और बड़े में से छोटे में से बड़ा घटेगा, तो यानी कि आंसर आपका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, और जब नेगेटिव आएगा आंसर तो आपको भी पता है जो पूरा सर्किट का रिएक्टेंस आने वाला है वो नेगेटिव आएगा, जिसकी वजह से थीटा भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। टेन थीटा में आप फिर से देख सकते हैं, एक बार और दोबारा लिख रहा हूँ, XL माइनस XC, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है तो यानी कि आपका थीटा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में जो आपका सर्किट बिहेव करेगा, क्योंकि L का रोल खत्म हो रहा है, कि L छोटा होता जा रहा है, तो आपका सर्किट बिहेव करेगा RC सर्किट की तरह। और आप जानते हैं कैपेसिटर अगर उस चीज को डोमिनेट कर रहा है तो यानी कि मीनिंग क्या हो गया, करंट जो है लीड करने वाला है इस बार वोल्टेज से, और आपका सर्किट RC सर्किट कहलाएगा। इस केस में भी होगा क्या, देखिए भाई, अब इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव भी आती है तो मगर इसका स्क्वायर करना है हमें Z के फॉर्मूले में। अगर आपने नोटिस किया हो Z के फॉर्मूले में क्या होता है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर XL माइनस XC की वैल्यू माइनस में भी है तो -1 का भी अब अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है +1 ही आता है, यानी कि Z की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी, और Z की वैल्यू इंक्रीज हो जाने का मीनिंग क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो करंट फिर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो लास्ट लाइन में यही मेंशन किया गया है। ठीक, तो जैसा कि इसमें हमने सारा देख लिया
कि तीनों सर्किट कौन कौन से बने। यहाँ पर हमने 3 तरह के सर्किट पढ़ लिए। यहाँ पर एक आरसी सर्किट पढ़ा और एक हमने एलआर सर्किट पढ़ा और एक हमने एलसी सर्किट पढ़ा। तीनों के अलग अलग केस थे। तो जो हमारा पहला केस था वो ये था, सेकंड केस हमारा ये था और थर्ड केस हमारा आपके सामने ये है। ठीक, तो तीनों ही केस मैंने क्लियर कर दिए। जेड का रोल क्या है यहाँ पर, कैसे करंट और वोल्टेज घट बढ़ रहे हैं, फेज एंगल का मीनिंग क्या है, यहाँ पर सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है